हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री विद किंशुक आपके लिए फिर लेकर आया है एग्जाम बाबा की भविष्यवाणी का एक नया एपिसोड। इसमें आज हम मध्यकालीन इतिहासकारों के कुछ प्रमुख जानकारियां और उनके कुछ विशिष्ट कथनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न सटीक रूप में आपके सामने एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और ये भविष्यवाणी है एग्जाम बाबा की तरफ से। देखिएगा, पहली भविष्यवाणी, पहली बात तो जो ये हिस्टोरियंस हैं, जो ये इतिहासकार हैं, इनका संबंध दिल्ली सल्तनत से। मैंने मुगल काल का फिलहाल कोई विदेशी या मुस्लिम इतिहास हिस्टोरियन को अभी सम्मिलित नहीं किया है। जनरली माँ शम्स ए सिराज अफीफ, अबुल मलिक इसामी जिसने पुस्तक लिखी है फुतुह उस सलातीन, एवं अमीर खुसरो के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। काफ़ी विशिष्ट जानकारियाँ, काफ़ी रोचक हैं और आपको काफ़ी परीक्षा उपयोगी फुटफॉल लगेगी। देखिएगा, पहला तथ्य, पहली भविष्यवाणी, शम्स ए सिराज अफीफ जिसकी पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही। अब पहला प्रश्न तो ये देखो, तारीख ए फिरोज शाही एक ऐसी पुस्तक है जिसको जियाउद्दीन बर्नी ने भी लिखा है, शम्स ए सिराज अफीफ ने भी लिखा है। इस बात को बहुत स्पष्ट याद रखिएगा, यानी कि तारीख ए फिरोज शाही का लेखक आपके सामने, याद रखिएगा इस बात को, जियाउद्दीन बर्नी भी आता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने है। और शम्स ए सिराज अफीफ साहब तो हैं सही। तो अब देखो कितना महत्वपूर्ण तथ्य निकला। पहली जानकारी मैं डिकोड कर रहा हूं। शम्स ए सिराज अफीफ संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास का या मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का पहला हिस्टोरियन है जिसने परगना शब्द का उल्लेख किया है। अब आप जानते हो परगना एक तरह से तहसील है, क्लियर है। पर्शियन एक शब्द है परगना। और आपको यह प्रश्न किस रूप में आ सकता है, पहली बार किस पुस्तक में, किस ग्रंथ में परगना शब्द का उल्लेख मिलता है? तारीख फिरोज शाही। किसने पहली बार परगना शब्द का उल्लेख किया? शम्स ए सिराज अफीफ ने। अब आप सोचिए इसी प्रश्न को कैसे ट्विस्ट कर सकता है। शम्स ए सिराज अफीफ द्वारा रचित तारीख ए फिरोज शाही में से निम्न में से कौन सी राजनीतिक एवं राजस्व इकाई का पहली बार उल्लेख मध्यकाल में मिलता है? आपका आंसर होगा परगना, इजंट इट। अब जैसे आप जानते हो परगने के ऊपर सरकार, जिला, उसके ऊपर सूबा, फिर केंद्र, आप उस चीज को आप लोग बेहतर जानते हैं। पहली बार किसी मध्यकालीन इतिहासकार, कौन जनाब? शम्स ए सिराज अफीफ ने दरबारी क्षेत्र से निकलकर आम लोगों की समस्याओं की झलक दिखलाई है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये वो तथ्य हैं जिनकी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, सामने आने के बावजूद भी हम फोकस या उन्हें पिंड नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई दिस एपिसोड इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट। ओके, तो किस पहली बार शम्स ए सिराज अफीफ ने लेविश कोर्ट लाइफ से हटकर, जिसको आप सबार्डन लाइफ कहते हैं, दलित लोगों का आम जनजीवन पर प्रकाश डाला है अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में। फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही के अंदर शम्स ए सिराज अफीफ फिरोज शाह तुगलक, जिसको सल्तनत कालीन अकबर के नाम से भी जाना जाता है, लिख देते हैं अपन, बेहद इंपॉर्टेंट है, सल्तनत कालीन अकबर के नाम से भी इन भाई साहब को जाना जाता है। तो सल्तनत कालीन अकबर यानी कि फिरोज शाह तुगलक के काल में निर्मित मदिरा विभाग, क्लियर, अल्कोहल डिपार्टमेंट का पहली बार उल्लेख जो किया गया है वो शम्स ए सिराज अफीफ ने ही किया है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी ये व्यक्ति लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में कठोर कानूनों के कारण वस्तुएं सस्ती हो गई थी। कौन से कठोर कानून? याद करिए, 4 बाजार स्थापित किए थे बाजार सुधार और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में कीमतों का सस्ता होना आश्चर्य नहीं था, कीमतों का सस्ता होना महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे बड़ा आश्चर्य तो उन कीमतों का लंबे अवधि तक स्थिर रहना था। क्लियर है? तो शम्स ए सिराज अफीफ तारीख ए फिरोज शाही में बतलाता है कि जहां अलाउद्दीन खिलजी के काल में कठोर कानूनों के कारण वस्तुएं सस्ती हुई। आप लोग जानते हो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था जो लागू की थी वो सैनिकों को कम कीमत पर
दैनिक जीवन की वस्तुओं की सहज उपलब्धता के लिए उसने इस तरह की राशनिंग पद्धति लागू करी थी। जबकि फिरोज शाह तुगलक के काल में बिना किसी प्रयास के वस्तुएं सस्ती थी। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात कही है। वो ज्यादा ग्रेटेड, ज्यादा महान बता रहा है शम्स ए सिराज अफीफ फिरोज शाह तुगलक को, कि जहां अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों को सस्ते करने के लिए कानून बनाए, जोर जबरदस्ती का प्रयोग किया, अपनी इच्छाएं थोपी, वहीं फिरोज शाह तुगलक का सिस्टम इतना मैकेनाइज था, इतना यंत्रवत था, इतना ऑब्वियस स्वाभाविक था कि वो सहज उपलब्ध हो रही थी बिना किसी विशेष प्रयास के। शम्स ए सिराज अफीफ भी फिरदौसी की तरह ही एक बात कहता है, जो ईरानी परंपरा है जिसको फिरदौसी ने लिखा, कि स्त्री एवं सर्प भयानक जीव हैं, इन्हें मार डाला जाना चाहिए। अब इस पे भैया मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्लियर है, आई एम नॉट टेलिंग, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप वायरल करो, मीम बनाओ वो, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, कारण रिकॉर्डेड है तो मेरा कुछ बिगड़ भी नहीं सकता है। यह एक पर्शियन फ्रेज है, ईरानी परंपरा, इसका उल्लेख पहली बार फिरदौस ने किया। और शम्स ए सिराज अफीफ भी अपने ग्रंथ, अपनी रचना तारीख फिरोजशाही में इस परंपरा को एक तरह से बतलाता है कि स्त्री एवं सर्प भयानक जीव, इन्हें मार डाला जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे अमीर खुसरो, जो अपने आप को हिंदवी तोता कहता है। अमीर खुसरो ही तो जिसने लिखा था कभी, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देश, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल, मैं देखूं जित और सखीरी सामने मोरे सांवरिया। ये अमीर खुसरो है जिसने 8 सुल्तानों का शासन देखा, जो निजामुद्दीन औलिया का मुरीद था। निजामुद्दीन औलिया मोहम्मद बिन तुगलक और अमीर खुसरो के पीर थे। ये अमीर खुसरो ही था जिसने कहा है कि मेरा देश बड़ा निराला है, यहां हर एक कोस पर पानी अरबोली बदलती है। इसी प्रकार की चीजों की निरंतरता के लिए, डीप एनालिटिकल अप्रोच के लिए, विशिष्ट एक स्पेशल हिस्ट्री, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बैच को प्राप्ति के लिए, लगातार ई नोट्स की प्राप्ति के लिए, रेगुलर टेस्ट सीरीज के लिए कांटेक्ट करिए ना, आप हमें कांटेक्ट करिए, जानकारी हासिल कीजिए। यकीन मानिएगा आपको इतिहास का भय हटकर हिस्ट्री सिर्फ एक मनोरंजन और सफलता तक पहुंचने की सीढ़ी बन जाएगी। लेकिन वो तो ठीक है, पेड कोर्सेज के रूप में अमीर खुसरो के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अमीर खुसरो पहला इतिहासकार था जिसने 3 प्रकार के कागजों का उल्लेख किया है, शमी, सादा एवं रेशमी। याद रखना। अब यह भी प्रश्न आ सकता है कि साहब शमी, सादा, रेशमी क्या है? वस्त्र है या कागज है? रेशमी नाम आते बाबू, आप टक लगे से वस्त्र कर दोगे, लेकिन ये कागज है। शमी, सादा और रेशमी आर पेपर्स। इनका उल्लेख, पेपर्स का उल्लेख किया है किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो लिखता है कि विद्या के क्षेत्र में दिल्ली बुखारा के समकक्ष थी एवं भारत के ब्राह्मण अरस्तु के समान प्रतिभाशाली थे। तो प्रश्न क्या आ सकता है कि अरस्तु के समान प्रतिभाशाली अमीर खुसरो ने किसको बतलाया है? ब्राह्मणों को। अमीर खुसरो ने ब्राह्मणों की विद्वत्ता की तुलना किससे करी है? अरस्तु के साथ। और भारत के अंदर जेएनयू के अंदर कुछ पढ़े लिखे आधे बूढ़े, वो भी मैं कचरा ज्ञान मानता हूं भैया। आप अशिक्षित रह जाइए लेकिन कुशिक्षित मत रहिए। वो कहते हैं कि लिव ब्राह्मण दिस नेशन, लेकिन अब ठीक है भाई। तो भारत के ब्राह्मणों को अरस्तु के समान बतलाने वाला व्यक्ति याद रखिएगा अमीर खुसरो है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कुव्वत उल इस्लाम, भारत की प्रथम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद के स्तंभों पर कुरान की आयतें उत्कीर्ण करवाई हैं, जिनके लिए क्या लिखता है कि कुरान की ये आयतें ईश्वर का नाम एक और तो आकाश की तरफ ले जा रही है, क्योंकि 9 मंजिला या 5 मंजिला कुतुब मीनार, याद रखिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कुतुब मीनार कुल कितने मंजिला हैं। आप लोग जानते हो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण विजय स्मृति के रूप में निर्माण आरंभ किया था, बाद में फिर ये आपके इल्तुतमिश के काल तक बढ़ती रही थी इसका निर्माण कार्य। तो थोड़ा कोशिश करना। कुतुब मीनार तो अच्छा, हम माफ करना, ये तो कुव्वतुल इस्लाम की बात चल रही है, मैं कुतुब मीनार पे कहाँ पहुंच गया। राइट, कुतुब मीनार विजय स्मृति के रूप में जी। तो कुव्वतुल इस्लाम
अच्छा, आप लोगों ने कभी दिल्ली देखा हो तो जहाँ पर कुतुब मीनार है वहीं पर आपको अलाई दरवाजा वगैरह चीजें नजर आती हैं, ठीक है। तो कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद पर, जो भारत की प्रथम इस्लामिक मतलब मस्जिद मानी जाती है, इस्लामिक मस्जिद तो इस्लामी पद्धति से निर्मित मस्जिद तो जमयत खाना है, याद रखिएगा, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित की गई थी। ये भारत की पहली मस्जिद है, लेकिन इस्लामिक पद्धति पर निर्मित भारत की पहली, हिंदुस्तान की पहली मस्जिद जमयत खाना है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अंतर याद रखिएगा, एक चीज मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो दूसरी सुधर के एक नई चीज आ गई है। तो इस पे जो कुरान की आयतें अंकित है उसके बारे में अमीर खुसरो क्या लिखता है कि कुरान की ये आयतें ईश्वर के नाम को तो एक तरफ ऊपर ले जाती हुई प्रतीत होती है, स्वर्ग की तरफ, जन्नत की तरफ, वहीं दूसरी ओर ऐसा लगता है मानो कुरान जमीन पर आ गया है। ये अमीर खुसरो ने बड़ी अलंकृत रूप में उपमा दी है कुरान के महत्व को प्रकट करते हुए, एक मुसलमान के आम जिंदगी में क्या महत्व होता है। अमीर खुसरो लिखता है, हिंदुस्तान में सिंध नदी के तट से भारतीय समुद्र तक केवल फारसी गुफ्तार ही है। भारतीय भाषा हर 100 कोस के बाद बदलती है, परंतु फारसी भाषा 4000 फासंग तक एक ही है। अब आप सोचिएगा, यदि ये कोटेशन, ये उद्धरण आता है, आपसे पूछा जाता है कि किस साहित्यकार या किस कवि, मैं और क्लियर कर दूं, अमीर खुसरो वॉज नॉट डेडिकेटेड हिस्टोरियन, ही वॉज ओनली अ पोएट। ये सिर्फ एक काव्य कविताकार था, ये कोई इतिहासकार नहीं था। ये अलग बात है कि ऐतिहासिक तथ्यों का वजन इसकी रचनाओं में हमें पर्याप्त देखने को मिलता है। अमीर खुसरो ने स्वयं को मंगोलों द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने का उल्लेख अपनी रचना आशिकी में किया है। तथ्य है, बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, भविष्यवाणी उस रूप में कि अमीर खुसरो को मंगोलों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। उन मंगोलों के जुल्मों, सितम, शोषण का उल्लेख अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में किया है? तो आपका जवाब होगा आशिकी। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, और पहली बार जो अमीर खुसरो था वो बलबन के पुत्र शहजादा मोहम्मद के संरक्षण में आया था। ये बात भी आप याद रखिएगा। अमीर खुसरो को सर्वप्रथम किस सुल्तान ने राजकवि का दर्जा प्रदान किया? ये था अलाउद्दीन खिलजी। गलती से भी बलबन मत कर दीजिएगा, राजकवि का पद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया। ये और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी एग्जाम बाबा नामक इस सीरीज में। जबान ए हिंदवी, जिसे बाद में उर्दू या रेख्ता भी कहा गया, और इसी से फिर हिंदी या हिंदवी निकल रही है, मैं सर्वप्रथम अपनी रचना प्रस्तुत करने का श्रेय जिस विद्वान को जाता है वो तूतीय हिंद ही है, वो अमीर खुसरो ही है। याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने खुद को तूतीय हिंद या हिंदवी तोता भी पुकारा है। ठीक है साहब। फारसी की एक नई शैली सबक ए हिंदी या भारत की शैली का जन्मदाता सबक ए हिंदी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, सबक ए हिंदी या भारत की शैली, जो कि फारसी की एक नई शैली है, का जन्मदाता अमीर खुसरो को ही माना जाता है। क्लियर है। सर्वप्रथम भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को, जो निश्चित तौर पर हिंदुओं के अंदर जो भजन प्रक्रिया थी उसका एक इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस आप इस्लाम पे मान सकते हैं, तो कव्वाली गायन को प्रचलित करने वाला पहला जो इतिहासकार है वो अमीर खुसरो ही है भारतीय संगीत में। हिंदी में कविता, पहेलियां और मुहावरा लिखने वाला प्रथम मुस्लिम कवि भी अमीर खुसरो ही माना जाता है। तो अब आप देख लीजिएगा, आपके चेहरे पर निश्चित तौर पर इस तरह के तथ्यों को भविष्यवाणी के रूप में देखकर एक स्माइल आपको नजर आएगी। बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो एपिसोड्स हैं जो बहुत छोटे कैप्सूल्स के रूप में हैं, लेकिन विटामिन बी है इनमें, भारी मिनरल्स भी है बाबा, और कई प्रकार की शैक्षणिक रोगों को दूर कर देंगे जरा जरा से ये बुलेटिन जो आपके सामने आ रहे हैं। दीज आर एकेडमिक बुलेटिन्स। कई तरह के बुलेटिन्स में इस समय आप लोगों को दे रहा हूं। तो बस मेरा यही कहना है कि आप लगातार इन सब चीजों से जुड़े रहिएगा। ठीक है साहब। आगे देखिएगा, तो हिंदी में कविता, पहेलियां एवं मुहावरा लिखने वाला प्रथम मुस्लिम कवि असल में अमीर खुसरो है। नेक्स्ट देखिएगा, अमीर खुसरो लिखता है कि देश प्रेम एक अहम फर्ज है। क्लियर। यहाँ की यानी कि भारत की भूमि सोलोमन के राज्य से भी अधिक शानदार है तथा यहाँ के कांटे भी वास्तव में जूही, चमेली जैसे फूलों से अच्छे हैं। अब आप सोचिए, कि कोटेशन के रूप में आपको दे दिया गया कि बताइए ना, समझ में आ रहा है या नहीं? बताइए ना, ये किस साहित्यकार की पंक्ति है कि भारत की भूमि बड़ी शानदार है, देश प्रेम करना एक अहम फर्ज है।
आप इस मुसलमान होने के नाते जिस मादर वतन में, यानी कि जिस मदरलैंड में, जिस मातृभूमि में रह रहे हैं, उससे मोहब्बत करिए। लिखा है ना बहादुर शाह जफर द्वितीय ने कि हे बहादुर तू जफर तू है बड़ा बदनसीब कि 2 गज जमी मयस्सर नहीं हुई तुझे कुए यार में। याद करिएगा कि ए जफर तू है बड़ा बदनसीब, 2 गज जमी मयस्सर नहीं हुई तुझे कुए यार में। ये एक फारसी का उसका अपना शेर है। तो उसी बात को अमीर खुसरो यहाँ किस रूप में प्रस्तुत कर रहा है कि देश प्रेम एक अहम फर्ज है। भारत की भूमि सोलोमन के राज्य से भी अधिक शानदार है तथा यहाँ के कांटे भी वास्तव में जूही चमेली जैसे फूलों से कहीं अच्छे हैं। अमीर खुसरो अपनी रचना गुर्रतुल कमाल में क्या लिखता है? मैं एक भारतीय तुर्क हूं और हिंदी में जवाब दे सकता हूं। आई एम ए इंडियन तुर्क एंड आई एम कैपेबल टू गिव योर आंसर इन हिंदी। क्लियर? आई एम टू मच कैपेबल। ऐसा अमीर खुसरो लिखता है। और ये प्रत्येक तथ्य, फिर बोल रहा हूं, भविष्यवाणी के रूप में आपके सामने है। इन्हें अपने जहन में बिठा लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना। रेगुलर इन एकेडमिक बुलेटिन को देखते रहिएगा। याद रखिएगा, जैसा भी हमने कहा कि अमीर खुसरो ने ब्राह्मणों की तुलना अरस्तु से की है। अमीर खुसरो ने पहली बार जिस साहित्यकार ने जमींदार शब्द का उल्लेख किया है वो अमीर खुसरो है। बेहद इंपॉर्टेंट है। परगने शब्द का पहली बार उल्लेख, परगना शब्द का पहली बार उल्लेख शम्स ए सिराज अफीफ ने किया है। जमींदार शब्द का पहली बार उल्लेख अमीर खुसरो ने किया। आप सोचिएगा कितना महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अमीर खुसरो लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी की तलवार में जड़े हीरे जवाहरात से स्पष्ट हो जाएगा कितने हिंदू राज्य समाप्त हो गए। तो ये इसकी इंपीरियलिज्म, अलाउद्दीन खिलजी की शासन की साम्राज्यवादी वासना, लिप्सा को प्रकट कर रहा है अमीर खुसरो का यह बयान। और इसी भविष्यवाणी के रूप में आपके सामने है कि अलाउद्दीन खिलजी की तलवार में जो हीरे जवाहरात जड़े हुए, आप काउंट कर सकते हैं कितने हिंदू राज्यों को राजपूताना या जितना भी उसने अपना एक्सपेंशन किया, मध्य भारत, उत्तर भारत, जहां पर भी लील गया वो रियासतों की रियासतें। और इसमें उसका बहुत बड़ा सहयोग किया साहब गद्दार लोगों ने, जो मैं कहता हूं कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। अमीर खुसरो लिखता है कि गियासुद्दीन तुगलक 100 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने राज मुकुट के नीचे धारण करता था। अब ये बात भी देखो किस बात से सिद्ध हो रहा है। गियासुद्दीन तुगलक खुद को गाजी पुकारता है, गाजी अर्थात काफिरों का नाशक। लेकिन गाजी जो शब्द उसने स्वीकार किया है, जो उपाधि धारण की है, वो हिंदुओं के कत्लेआम, हिंदुओं के नाशक के रूप में नहीं, अपितु मंगोल, क्योंकि मंगोल उस जमाने तक गैर मुस्लिम थे, बाद में जाके कन्वर्ट हुए। वो तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल में, यद्यपि गियासुद्दीन तुगलक से पहले आ गया था, लेकिन वो तो समूह मात्र था मंगोलों का जिन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया और जिनके लिए इस्लामपुरी नामक मंगोलपुरी नामक एक बस्ती जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बसाई। चूंकि अलाउद्दीन खिलजी ने गियासुद्दीन तुगलक को वार्डन ऑफ मार्चेस, सीमा रक्षक, मंगोलों के विरुद्ध नियुक्त किया था। इसलिए मंगोलों का जब नाश किया गियासुद्दीन तुगलक ने, तो उसने खुद को गैर मुस्लिम मंगोलों के नाशक के रूप में गाजी की उपाधि से अपने आप को एक तरह से सम्मानित किया था। अमीर खुसरो देवगिरी के वस्त्रों की तुलना रंग बिरंगे फूलों से करता है। यह एक और भविष्यवाणी। अमीर खुसरो ने रंग बिरंगे फूलों से कहा, किसकी तुलना करिए? वस्त्रों की। कहां के? देवगिरी के वस्त्रों की। देवगिरी के वस्त्रों की तुलना रंग बिरंगे फूलों से किसने करी? अमीर खुसरो ने। किसी भी रूप में समझ लीजिए, न लिखना है, क्लियर, न भटकना है, न पैसा खर्च करना है, न वक्त बर्बाद करना है, सिर्फ एग्जाम बाबा की भविष्यवाणी को ध्यानपूर्वक सुनना है, कल्याण है। नेक्स्ट, अगला देखिएगा। अमीर खुसरो लिखता है कि सुई और तकुए महिलाओं के तीर एवं भाला थे।
अब चूंकि इसका मतलब क्या है कि वो रोजगारोन्मुखी हैं, वो फ्यूचरिस्टिक है। महिलाएं घर के कामकाज करने के साथ साथ परिवार का खर्च निकालने में, एक तरह से उत्पादन में, जिसको आप कहते हो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, छोटी वाली लघु उद्योग के रूप में, कपड़ा बुनना है, कढ़ाई करना है, शॉल बनाना है, दरी बनाना है। तो अमीर खुसरो कहता है कि महिलाओं के तीर और भाले असल में सुई और तकुए हैं। दक्षिण भारतीय बाजारों का वर्णन करने वाला पहला साहित्यकार भी, याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है, अमीर खुसरो ही है। अमीर खुसरो ने बड़ी एक अच्छी बात कही कि जो मुसलमान हिंदुओं की मूर्ति पूजा की आलोचना करते हैं, उन मुसलमानों की भर्त्सना, उन मुसलमानों को भी भला बुरा बोला है अमीर खुसरो ने, और कहा है कि मुसलमानों को हिंदुओं की आराधना पद्धति से प्रेरणा लेनी चाहिए। आप सोचिएगा, ये बात किसके द्वारा कही जा रही है? बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात कही जा रही है अमीर खुसरो के द्वारा। इसी प्रकार की एक कुछ बातें मैं आपको और ले रहा हूं, महत्वपूर्ण तथ्य। अबुल मलिक इसामी, जिसकी पुस्तक का नाम है फुतुह उस सलातीन। आइएगा, देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम बाबा की भविष्यवाणी के रूप में आपके सामने है। अबुल मलिक इसामी अपनी रचना फुतुह उस सलातीन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करता है कि इल्तुतमिश के समय चीन के व्यापारी दिल्ली आते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत अपनी कूप मंडूक दशा से उभरा और संसार के सब देशों से, अधिकतर एशिया और अफ्रीका से उसका संपर्क बढ़ा। मैं समझता हूं अबुल मलिक इसामी को शायद भारत के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि इसकी ये कथन अबुल मलिक इसामी ने कहा है। भारत भाई किसी मुस्लिम उसके लिए वो नहीं है। हम लोगों ने अपनी शिपिंग, ट्रेड और कॉमर्स भाई साहब हड़प्पाई काल से जारी रखा है। किससे मुगालते में जीरो यार। हमारे जो संबंध है इंटरनेशनल, वो आज के नहीं है। अशोक के काल में भी हमारे कई प्रकार के लेवल पर एम्बेसीज हमारी स्थापित हुई थी, लेकिन ठीक है, वो अलग विषय हो सकता है। अबुल मलिक इसामी ने ये बात कही, याद रखना। अबुल मलिक इसामी पहला इतिहासकार, इसने अपनी रचना फुतुह उस सलातीन में चरखे का उल्लेख किया है। यानी कि चरखे का पहला उल्लेख हमें फुतुह उस सलातीन में अबुल मलिक इसामी के हवाले से मिलता है। ये और इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी है, चरखे का पहला उल्लेख। ये लिखता है कि इल्तुतमिश ने चीनी चित्रकारों को दिल्ली बुलाया था। इल्तुतमिश ने चीनी चित्रकारों को दिल्ली बुलाया था। बेहद महत्वपूर्ण, बेहद बेहद महत्वपूर्ण ये भविष्यवाणी है। आगे देखिएगा, इल्तुतमिश लिखता है कि अबुल मलिक इसामी लिखता है अपनी रचना फुतुह सलातीन में, औरत वही अच्छी है जो हर समय चरखा चलाती रहे, क्योंकि उच्च पद उसे अपने उद्देश्यों से विमुख करता है। पंबा औरत का साथी हो, दुख उसका शराब का प्याला और दुख की झंकार उसके गीतों में ताल देगी। जरा आप इन लोगों की मनोदशा, विचारों को पढ़िए। जैसे कहा कि सुई और तकुए, तीर और भाले, अमीर खुसरो ने स्त्री को। यहां पर अबुल मलिक इस्लामी क्या ज्ञान दे रहा है? औरत वही अच्छी जो हर समय चरखा चलाती रहे। दो पक्ष हैं। इस्लामी का सकारात्मक पक्ष ये कि स्त्रियां उस समय भी परिवार में घर के कामकाज करने के साथ साथ आर्थिक मददगार के रूप में भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती थी। लेकिन आप किस नजरिए से देख रहे हो ये भी प्रकट होता है। डिपेंड आप जैसे विद्वत जनों पर करता है कि आपका नजरिया क्या चीजों को देखने का। हिंदुस्तान का गुणगान करते हुए अबुल मलिक इस्लामी लिखता है कि मुल्क ए हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, खुद फिरदौस भी इस बगिया से रश्क करे हैं। इसका इलाका धरती के माथे का गहना जैसे सुंदर दुल्हन के मुखड़े का तिल हो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, गजल के रूप में भी ये बात आ सकती है और एक फिल्म का प्रसिद्ध संगीत भी है ये। अबुल मलिक इस्लामी ने भारत की सुंदरता, भारत की खूबसूरत भौगोलिक परिस्थितियां की संस्कृति को किस रूप में कहा है? दोबारा देखिएगा भविष्यवाणी के रूप में कि मुल्क ए हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, खुद फिरदौस यानी कि स्वर्ग भी इस बगिया से रश्क करे है। इसका इलाका धरती के माथे का गहना जैसे सुंदर दुल्हन के मुखड़े का तिल हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये नॉलेजेबल फैक्ट्स
आपको बड़े पसंद आए होंगे। इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की निरंतर जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं कमेंट अवश्य कीजिएगा। विश ऑल द बेस्ट।